जी दोस्तों, तो जिस वीडियो पे हम आज रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का नाम है इज़ ताज महल अ टेम्पल द मिस्ट्री एक्सप्लेन्ड बाय ध्रुव राठी। और ये ध्रुव की मैं पहले भी बहुत वीडियोस देख चुका हूँ। ये फिट एक्सप्लेन करते हैं जो भी करते हैं। तो चलो, ये वीडियो लेकिन मैंने पहले नहीं देखी, तो लेट स्टार्ट दिस एंड लेट सी कि क्या सीन है। नमस्कार दोस्तों, क्या है रहस्य ताजमहल? आखिर क्या छिपा है ताजमहल के उन 22 बंद दरवाजों के पीछे? कुछ लोगों का कहना है कि उनके पीछे भगवानों की मूर्तियां हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग कहते हैं कि उनके पीछे आपको अच्छे थे। पहले दरवाजे के पीछे सस्ता पेट्रोल, दूसरे दरवाजे के पीछे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। कुछ लोग तो ये तक कहते हैं कि ताजमहल एक्चुअली में शिव मंदिर है। अच्छा, इसका थोड़ा कॉन्टेक्स्ट ये है कि मुझे वैसे ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि वहाँ पे कुछ लोगों ने क्लेम किया इंडिया में कि ये पहले मंदिर था, जो कि मुग़ल्स ने आके जिसको डिमोलिश किया था और उसके ऊपर ताजमहल बनाया था। तो उनकी ये डिमांड है कि कुछ लोगों की कि इसको गिराया जाए या इसको एक मंदिर में कन्वर्ट कर दिया जाए, मेरा ख्याल है। तो ये उसी की अब हम हिस्ट्री में जा रहे हैं कि वाकई में बात असल में है क्या, चक्कर क्या है। इसका असली नाम है तेजो महल। एक थ्योरी के अनुसार मुगल बादशाह शाहजहां ने इसे नहीं बनाया था, बल्कि इसे बनाया गया था राजा परमारदी देव के द्वारा 13वीं सेंचुरी में। उसके बाद ये पास डाउन हुआ राजा मानसिंह को, और शाहजहां ने एक्चुअली ताजमहल को खरीदा उनके पोते राजा जय सिंह से। ऐसे ही एक और पॉपुलर थ्योरी ताजमहल के बारे में बताई जाती है कि एक्चुअली में शाहजहां ने 20,000 लेबरर्स के हाथ कटवा दिए थे ये तो ताजमहल हमने भी बनाने सुना के हुआ बाद, ताकि वो जो वर्कर्स हैं जिन्होंने ताजमहल को बनाया हो, कोई भी ऐसा इतना सुंदर मॉन्यूमेंट ना बना। अब एक थ्योरी के अनुसार तेजो महल ने बना था 13वीं सेंचुरी में, दूसरी के अनुसार शाहजहां ने अपने वर्कर्स के हाथ कटवाए थे 17वीं सेंचुरी में, 450 साल पहले। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये दोनों चीजें सच हो। इसलिए आज के वीडियो में आगे सच जानने की कोशिश करते हैं दोस्तों। क्या है इतिहास ताजमहल का? इन अलग अलग थ्योरीज में कितनी सच्चाई है और क्या छिपा है ताजमहल के उन बंद 22 दरवाजों के पीछे? दुनिया का 7वां अशुभा कहा जाता है कि इतिहास पर आधारित होता है, ना ही भावनाओं पर। कैसा इतिहास? कहाँ का इतिहास? कौन सा इतिहास? याचिकाकर्ता की मांग है कि ताजमहल में मौजूद 20 बंद कमरों को खोला जाए। दोस्तों, ताजमहल की असली और एक्चुअल हिस्ट्री समझते हैं। शाहजहां और मुमताज क्या थे इनके असली नाम? शाहजहां का जन्म हुआ था 5 जनवरी 1592। इसका असली नाम था खुर्राम। शाहजहां जो रॉयल नाम था इनका, ये बाद में ही दिया गया इन्हें। इसका मतलब होता है किंग ऑफ द वर्ल्ड, शाहजहां। इनके फादर थे जहांगीर और इनकी मदर थी जगत हुसैन, जो कि जहांगीर की चीफ क्वीन थी। दूसरी तरफ मुमताज महल का जन्म हुआ था साल 1593। मुमताज महल भी जो नाम था वो एक्चुअली में इनकी शादी के बाद ही दिया गया था। इनका असली नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। खुर्राम और मुमताज की एंगेजमेंट हुई थी साल 1607 में और फाइनली शादी हुई साल 1612। शाहजहां की और भी बीवियां थी, जैसे कि कंदाहारी महल और अकबराबादी महल, लेकिन कोर्ट हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग एक्चुअली में जो मैरिजेस थी पॉलिटिकल अलायंसेस के तौर पर हुई। बहुत से अलग अलग हिस्टोरिकल अकाउंट्स हमें बताते हैं कि शाहजहां की जो रिलेशनशिप थी बाकी और बीवियों के साथ, वो सिर्फ एक कहने के लिए मैरिज थी, पॉलिटिकल अलायंसेस बनाए रखने के लिए शादियां करी। एक्चुअली में शाहजहां के अंदर जो डीप अफेक्शन थी, जो उनके अंदर प्यार था, मुमताज के लिए कहीं ज्यादा था और यही रीजन था कि उन्हें और फेवर्स दिए गए, जैसे कि मलिका जहां यानी क्वीन ऑफ द वर्ल्ड। उनका जो पैलेस था, खास महल, कहा जाता है कि उसे प्योर गोल्ड और प्रेशियस स्टोन से डेकोरेट किया जाता था। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग मुमताज का काफी इंटरेस्ट था एडमिनिस्ट्रेशन में। तो शाहजहां जहां भी जाते थे डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस के लिए या कभी लड़ाई के लिए, मुमताज हमेशा उनके साथ जाती। एक तरफ जहां शाहजहां का एग्जैक्टली एक बच्चा हुआ, उनकी बाकी सारी बीवियों के साथ मुमताज महल के साथ उनके 14 बच्चे, आधे बच्चे तो चाइल्ड बर्थ के द्वारा मारे गए। ये चीज आम बात होती है उस जमाने में, हेल्थ केयर सिस्टम इतना अच्छा नहीं होता। अनफॉर्चुनेटली मुमताज की डेथ हो गई जब वो अपने 14वें बच्चे को जन्म देने लगे। ये बात है एग्जैक्टली 17 जून 1631। कहा जाता है कि एक्चुअली ये कॉज ऑफ डेथ थी पोस्टमार्टम हेमरेज, लॉस ऑफ ब्लड। उनकी डेथ के बाद शाहजहां एक्चुअली में भारी गम में डूब गए। वो पैरालाइज हो गए अपनी ग्रीफ से, कई दिनों तक, हफ्तों तक रोते रहे और कहा जाता है कि 1 साल तक वो आइसोलेशन में चले गए थे मोर्निंग करने के लिए। जब वो वापस आए, उनके बाल सफ़ेद हो चुके थे, उनकी कमर झुक चुकी थी और उनके चेहरे पर थकान दिखती थी। इस्लामिक थियोलॉजी में माना जाता है कि मृत्यु के बाद जो बॉडी होती है वो
हो जाती है। जो आत्मा होती है वो ग्रेव में रहती है। आत्मा बाद में जजमेंट डे के पास जाती है, जब डिसाइड होता है कि वो स्वर्ग में जाएगी या नर्क में जाएगी। तो जो ग्रेव होता है उसे फाइनल रेस्टिंग प्लेस माना जाता है एक आत्मा की सोल। शाहजहां का ये मानना था कि मुमताज की आत्मा की जो फाइनल रेस्टिंग प्लेस बहुत ग्रैंड होनी चाहिए, लाजवाब होनी चाहिए। जब उन्होंने ताजमहल बनाने का फैसला किया, चीफ आर्किटेक्ट उस्ताद मोहम्मद कंवर, उन्हें टाइटल दिया गया नादिर असर का, द वंडर ऑफ द एज। जो व्हाइट मार्बल पैनल्स पे कैलीग्राफी करी गई है अब्दुल हक शिराजी के द्वारा। 1000 से ज़्यादा हाथियों का इस्तेमाल किया गया था प्रिंटिंग मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। व्हाइट मार्बल को राजस्थान से लाया गया, जैस्पर को पंजाब से, जेड और क्रिस्टल को चाइना से, टर्कोइस को तिब्बत से, सफायर को श्रीलंका से और कार्बोनेट को अरेबिया से। ताजमहल के अंदर जो इतनी अलग अलग चीज़ें हैं, मटेरियल्स दुनिया के कोनों से आए। टोटल में ताजमहल को बनाने में 22 साल का समय लगा, इसकी कंस्ट्रक्शन और डेकोरेशन। अप्रॉक्सीमेटली 22,000 मजदूरों ने इस पर हर दिन काम किया इन 22 सालों। दोस्तों, वैसे तो ताजमहल की कंट्रोवर्सीज का इतिहास काफ़ी लंबा रहा है, लेकिन अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं सबसे रीसेंट कंट्रोवर्सी से। हाल ही में तब शुरू हुई जब खबर में आया कि बीजेपी पॉलिटिशियन राजनीश सिंह ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में पेटिशन फाइल करी कि ताजमहल के 22 बंद कमरों को खुलवा दिया जाए। ये चाहते थे कि ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक स्पेशल कमेटी बनाए जो इन 22 बंद कमरों के पीछे झांक कर देखेगी और ढूंढने की कोशिश करेगी कि कहीं ना कहीं कोई हिंदू भगवानों की मूर्तियाँ तो नहीं है यहाँ। इस पेटिशन में कहा गया कि ऐसे क्लेम्स किए जाते हैं कि ताजमहल एक्चुअली में एक शिव मंदिर है तेजो महाल्या नाम से, और कोर्ट का ये फर्ज बनता है कि इन बंद कमरों को खुलवा दिया जाए अंडर फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन। लेकिन कोर्ट ने इस पेटिशन को डिसमिस कर दिया। जजेस के बेंच ने कहा कि इस तरीके की पेटिशन फाइल करके PIL सिस्टम का मजाक बनाया जा रहा है। कोर्ट ने सवाल उठाया कि किस बेसिस पर पेटिशन फाइल करेंगे, क्या यहाँ पर कोई लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को इन्फ्रिंज किया जा रहा है? अगर नहीं तो क्यों पेटिशन फाइल करें? हिस्टोरिकल रिसर्च करना हिस्टोरियंस का काम है और उसके लिए प्रॉपर मेथडोलॉजी फॉलो की जानी चाहिए। लेकिन अगर आपको लग रहा है दोस्तों पेटिशन डिसमिस होने के बाद ये राज ही रह जाएगा, तो चिंता मत कीजिए। इस वीडियो में सच जरूर बताऊंगा इस राज के पीछे क्या है। असल में बात क्या है दोस्तों, ASI के सोर्सेज ने ऑलरेडी इंडियन एक्सप्रेस को बता दिया है ये जो 22 रूम्स हैं ये एक्चुअली में रूम्स नहीं है, बल्कि ये एक लंबा सा कॉरिडोर है, इस पर दरवाजे लगाए गए। और ये बंद दरवाजे कोई ऐसे बंद दरवाजे नहीं है कि इन्हें सदियों से कभी भी ना खोला गया। ASI के स्टाफ के अकॉर्डिंग ताजमहल के इन कमरों को हर हफ्ते जाकर या 2 हफ्ते में एक बार जाकर की सफाई करता रहता है। एक रिटायर्ड ASI ऑफिशियल ने बताया कि यहाँ दीवारों पर कुछ भी नहीं है और बेसमेंट में ऐसे कमरे बने रहना कोई अनयूजुअल चीज़ नहीं है। मुगल मॉन्यूमेंट्स के जो हुमायूं टूम है दिल्ली में और जो सफदरजंग टूम है वहाँ पर भी ऐसे ही अंडरग्राउंड बेसमेंट में कमरे हैं जो एक तरह का कॉरिडोर बना रहे हैं और ये स्ट्रक्चरल एलिमेंट के तौर पर काम कर रहे हैं जिसके ऊपर पूरा ये ढांचा टिका हुआ है। एक और रिटायर्ड ASI ऑफिशियल ने बताया कि एक्चुअली में जो एरिया है ये इसलिए बंद किया गया है कि टूरिस्ट के लिए कुछ है नहीं वहाँ पर देखने के लिए। अननेसेसरली उन्हें खोलकर रखा जाएगा तो ज़्यादा भीड़ आ जाएगी और मॉन्यूमेंट को प्रिजर्व रखने के लिए उन एरियाज को ब्लॉक करके रखा गया। ताजमहल आखिर में एक प्रोटेक्टेड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जहाँ पर हर रोज 1 लाख से ज़्यादा लोग आते हैं। कॉन्स्टेंटली इतने ज़्यादा लोगों के आने जाने से वेयर एंड टेयर ना हो, मॉन्यूमेंट प्रोटेक्टेड रहे। अब पेटिशन के डिसमिस होने के बाद भी ASI ऑफिशियल्स का इतना सब कहने के बाद भी डिबेट बंद नहीं। कुछ मीडिया वालों ने, सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने इस डिबेट को जबरदस्ती जारी रखा। ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा था कि मानो किसी को फ़ायदा पहुँच रहा हो ऐसी चीज़ों पर चर्चा कर। तो हुआ क्या, 3 से 4 दिन बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस पूरी डिबेट को हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए उन्होंने पिक्चर्स ही रिलीज कर दी। इन बंद कमरों के अंदर की फोटोज पब्लिकली दिखा दी सब, ये देख लो इनमें रिस्टोरेशन वर्क चलने लग रहा है और इन कमरों के अंदर का नज़ारा कुछ ऐसा दिखता है। आगरा के ASI चीफ RK पटेल ने इंडिया टुडे को बताया कि पिक्चर्स अब ASI की वेबसाइट पर लाइव आपको मिल जाएंगी। ये उनके न्यूज़ लेटर का हिस्सा थी और कोई भी इन पिक्चर्स को देख सकता है उनकी वेबसाइट पर जाकर। इन फोटोज़ में एक चीज़ ज़रूर ध्यान देने वाली कि ASI का स्टाफ कितनी मेहनत से काम करने लग रहा है हमारे मॉन्यूमेंट्स को कंजर्व करने में। यहाँ पर आप बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर्स देख सकते हैं इनकी रिस्टोरेशन वर्क से पहले और बाद। ये सिर्फ इन्हीं लोगों की वजह से है कि हमारे हिस्टोरिकल जेम्स इस तरीके से कंजर्व रह पाते हैं। अब ये पहली बार नहीं है दोस्तों कि ऐसा कोई क्लेम किया गया हो, इससे पहले भी ऐसी कई सिमिलर पेटिशन फाइल करी जाती है। जैसे कि अप्रैल 2015 में आगरा कोर्ट में एक सिमिलर सूट फाइल किया गया था 6 लॉयर्स के द्वारा जो क्लेम करते थे कि ताजमहल एक्चुअली में शिव मंदिर है। उन्होंने कोर्ट से परमिशन मांगी थी कि वो वहाँ पर वर्शिप करने की आज़ादी दी जाए। अपनी प्ली में लॉयर हरिशंकर जैन और उनके कोलीग्स ने कहा कि एक्चुअली राजा परमादिदेव ने तेजो महाल्या मंदिर बनाया था साल 1212। ये मंदिर बाद में इनहेरिट कर लिया गया था राजा मानसिंह के
द्वारा 17th सेंचुरी। इसके बाद में इस प्रॉपर्टी को होल्ड किया गया था राजा जय सिंह के द्वारा, और तब जैन argued that in 1212 AD Raja Paramardi Dev had built Tejo Mahalya Temple Palace, which at present in common parlance is known as Taj Mahal. The temple was later inherited by Raja Man Singh, the then Maharaja of Jaipur. After him, the property was held and managed by Raja Jai Singh but was annexed by Shah Jahan. अच्छा, ये किसने कहा है? स्पीक लॉस्ट हो गया हूँ थोड़ा सा, पीछे चलते हैं थोड़ा सा। लोगों को वहां पर वर्शिप करने की आजादी दी। अपनी प्ली में लॉयर हरिशंकर जैन और उनके कोलीग्स ने कहा कि एक्चुअली में राजा परमादि देव ने तेजो महालय मंदिर बनाया था साल 1212। ये मंदिर बाद में इनहेरिट कर लिया जो गया 2015 में कोर्ट में प्ली थी, ये उनके लॉयर की स्टेटमेंट है। तब शाहजहां ने ठीक है। 1632 में इसे एनेक्स कर दिया। मुमताज महल की डेथ के बाद, शाहजहां की वाइफ की डेथ के बाद इस मंदिर को कन्वर्ट कर दिया गया था एक मेमोरियल में मुमताज के। कोर्ट ने एक्चुअली में इस वक्त सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, होम सेक्रेटरी और एएसआई को कहा कि वो इस क्लेम को लेकर अपने रिप्लाई सबमिट करें। अब सरकार ने अपने रिप्लाई में इस पॉसिबिलिटी को डिनाई कर दिया। नवंबर 2015 में यूनियन कल्चर मिनिस्टर महेश शर्मा ने लोकसभा में बताया, सरकार को आज तक कोई एविडेंस नहीं मिला इस चीज का कि ताजमहल एएसआई का भी यही कहना था। 2017 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कहा था ताजमहल एक टूम है, ना कि कोई टेम्पल। वैसे ये चीज़ काफ़ी डिफरेंट है ज्ञानवापी मस्जिद वाली कॉन्ट्रोवर्सी से। वहाँ पर एक्चुअली में प्रूफ एग्जिस्ट करता है कि वहाँ पर एक मंदिर था, लेकिन उस कॉन्ट्रोवर्सी कभी और किसी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन इस वीडियो में ताजमहल पर फोकस करते हैं। और इन्होंने राजा जैसी वाली कहानी को भी क्लैरिफाई करके कहा कि ज़मीन उनसे छीनी नहीं गई, बल्कि उनसे की गई थी एक्सचेंज। इसके पीछे की हिस्ट्री बड़ी इंटरेस्टिंग है दोस्तों। 2017 में हिस्टोरियन राना सब्जी ने एक ब्लॉग लिखा था डेलियो प्लेटफॉर्म पर, ये इंडिया टुडे ग्रुप का एक ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म। इसमें इन्होंने बताया कि मुगलों को एक्चुअली में काफ़ी शौक था हिस्ट्री का एक रिकॉर्ड रखने। कई मुगल महाराजा तो खुद ही अपनी ऑटोबायोग्राफीज लिखते थे, अपनी डायरीज लिखते थे, जैसे कि जहांगीर ने जहांगीरनामा लिखी। इसके अलावा वो ऑफिशियल हिस्ट्री बुक को हिस्टोरियंस के द्वारा भी लिखवाते थे। फॉर एग्जाम्पल अकबर के टाइम पे अबुल फाजिल ने हिस्ट्री का रिकॉर्ड रखा था। इसके अलावा तीसरा और हिस्ट्री के अकाउंट्स होते थे जो और लोगों ने लिखे होते थे जो उस समय में रह रहे होते थे। इन्हें कंटेम्प्रेरी अकाउंट्स कहा जा सकता है। इन कंटेम्प्रेरी टेक्स्ट को W.A. बेगली और Z.A. देसाई ने अपनी किताब ताजमहल एन इल्यूमिनेटेड बुक में कंपाइल किया। उस जमाने के इन अलग अलग सोर्सेज को अगर कंपाइल करके साथ में देखा जाए तो हमें ताजमहल की हिस्ट्री के बारे में बहुत डिटेल में पता चलता है। ताजमहल एक्चुअली में कैसे बना था, क्या होता था उस जमाने में, इन सबको बहुत ही अच्छी तरीके से डॉक्यूमेंट किया गया। राजा जय सिंह के एक्चुअली में काफ़ी फ्रेंडली रिलेशंस थे शाहजहां से। हमें पता चलता है कि राजा जय सिंह एक्चुअली में उसी जगह पर रहते थे जहाँ पर ताजमहल बना। उस जगह को एक हवेली, एक खाना, एक मंजिल करके रेफर किया जाता है अलग अलग सोर्सेज के द्वारा। अलग अलग शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं अलग अलग सोर्सेज के द्वारा, लेकिन इन सारे शब्दों का मतलब एक घर ही होता है। छोटा हो या बड़ा हो, घर था वहाँ पर राजा जय सिंह। राजा जय सिंह एक्चुअली में अपनी ज़मीन को फ्री में डोनेट करना चाहते थे रानी की टूम बनाने के लिए। हिस्टोरियन ईरा मुख्तोय हमें बताती है कि इसके पीछे रीज़न है कि जयपुर के जो रॉयल्स थे वो मुगलों के काफ़ी करीब आ गए थे जब से अकबर ने शादी करी थी अमेर की हरखा बाई के साथ। बॉलीवुड की फिल्मों को देखकर हमें लगता है कि अकबर की बीवी का नाम था जोधाबाई, जैसा जोधा अकबर पिक्चर में दिखाया गया था। पिक्चर अच्छी थी लेकिन इस मामले में हिस्टोरिकली इनएक्यूरेट थी। असल में जोधाबाई का मतलब होता है जोधपुर की लेडी, और एक्चुअली में जहांगीर थे जिन्होंने जोधपुर के रूलर राजा उदय सिंह की बेटी से शादी करी। उनकी बेटी का नाम था जगत गोसेन और ये शाहजहां की मम्मी थी। अब हुआ क्या था कि उस जमाने के एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर थे लेफ्टिनेंट कर्नल जेम्स टॉड, जिन्होंने अपनी एक किताब लिखी थी एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। उस किताब में उन्होंने गलती से मेंशन कर दिया था जोधाबाई को हरकाबाई की जगह। इसलिए तब से लोगों को लगने लगा कि एक्चुअली में जोधाबाई अकबर की बीवी, लेकिन अकबर की बीवी हरकाबाई थी और वो बुआ हुई राजा मान सिंह, और राजा मान सिंह ट्रस्टेड जनरल अकबर। अब अकबर के पोते थे शाहजहां और राजा मान सिंह के पोते थे राजा जय सिंह। तो आप समझ ही सकते हो कि इन दोनों के इतने क्लोज रिलेशंस क्यों थे, राजा जय सिंह और शाहजहां। यही रीजन था कि राजा जय सिंह ने अपनी जमीन को फ्री में ऑफर किया था कि वो डोनेट कर देंगे शाहजहां को, जहाँ जहाँ अपना टूम बना सकते हैं मुमताज में। लेकिन उनके ऑफर के बावजूद भी शाहजहां ने ये जमीन फ्री में एक्सेप्ट नहीं की। शाहजहां ने राजा जय सिंह को रिटर्न में एक्सचेंज में 4 हवेलियाँ। एग्जैक्टली ये जो ट्रांजैक्शन था, इस
से ऑफिशियल पेपर से रिकॉर्ड किया गया और उस पर डेट लिखी गई है जब हुआ था 28 दिसंबर 1638। ये फरमान आज के दिन आपको मिल जाएगा जयपुर के सिटी पैलेस में। हिस्टोरियन राणा सब्जी ने इसकी एक कॉपी भी अपलोड करी थी ट्विटर पे ट्रांसलेशन के साथ। वैसे अगर आपको इस समय की हिस्ट्री बहुत दिलचस्प लगती है दोस्तों सुनने में, तो मैं आपको कुकू एफएम पर एक ऑडियो बुक रिकमेंड करूंगा, छत्रपति शिवाजी महाराज की। इस ऑडियो बुक में आपको मराठा एम्पायर की हिस्ट्री समझाई गई है डिटेल में कि कैसे ये एम्पायर एक्सपैंड हुआ, इन्होंने डिफीट किया मुगल्स को। बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से ये सब आपको सुनने को मिलेगा। कुकू एफएम एक ऑडियो लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको ढेर सारी ऐसी ऑडियो बुक्स, हिस्ट्री की किताबें, मोटिवेशनल बुक्स सुनने को मिलेंगी। आमतौर पर इसकी कॉस्ट होती है 399 रुपीज़ पर ईयर, पर क्योंकि इन्होंने इस वीडियो को स्पॉन्सर किया तो आप लोगों के लिए स्पेशल डिस्काउंट है, आपको 50% ऑफ मिलेगा। अगर आप कूपन कोड थ्रू 50 इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए साल भर की कुकू करने के लिए सिर्फ 190। तो सवाल ये उठता है कि ये झूठ किसने फैलाया कि राजा जयसिंह का वहाँ पर एक मंदिर था जो उन्होंने इनहेरिट किया था, उनसे छीना गया शाहजहां ने। तेजो महल्ले हुआ करता था एक शिव मंदिर, इसका तो बिल्कुल ही कोई एविडेंस नहीं कहीं से तो, लेकिन ये आया होगा ये जो कि आज के दिन हर कहीं सुनने को मिल रहा है। इसका जवाब है दोस्तों एक इंसान का नाम पुरुषोत्तम नागेश ओक, शॉर्ट में कहा जाए तो PNO। ये वो इंसान थे जिन्होंने पहली बार इस तेजो महल्ले के क्लेम को उठाया। और इंटरेस्टिंगली ये कोई हिस्टोरियन नहीं, इन्हें हिस्ट्री बहुत पसंद थी, हिस्ट्री लिखनी भी बहुत पसंद थी, लेकिन ये हिस्टोरियन नहीं थे क्योंकि अपनी मन मर्जी से हिस्ट्री रीराइट करते थे। दोस्तों आमतौर पर एक हिस्टोरियन की मेथडोलॉजी बहुत ही लंबी होती है, बहुत ही डायरी होती है। हिस्टोरियन को पुराने अखबारों से, पुरानी मैगजीन से, पुरानी डायरी एंट्रीज से, लेटर से, चिट्ठियों से, पेंटिंग से, कोर्ट हिस्टोरियंस के हिस्टोरिकल अकाउंट से, कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियंस के अकाउंट से, ट्रैवलर्स ने क्या लिखा था, कार्बन डेटिंग देखकर, ये सब देखकर अंदाज़ा लगाना पड़ता है, समझना पड़ता है कि एक्चुअली में क्या हुआ था उस जमाने में। समझने के बाद उन्हें अपने शब्दों में इसे लिखना पड़ता है, एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है अलग अलग सोर्सेज को साइट करके। उसके बाद उनकी राइटिंग को पीयर रिव्यू किया जाता है बाकी और हिस्टोरियंस के द्वारा, ये चेक करने के लिए कितना एक्यूरेट है किसी एक हिस्टोरियन के द्वारा लिखा गया अकाउंट। लेकिन PNO की मेथडोलॉजी इससे बहुत अलग थी। उनकी मेथडोलॉजी थी भाई वैटिकन शब्द सुनने में संस्कृत के शब्द वाटिका से काफ़ी सिमिलर लग रहा है, तो हो सकता है कि वैटिकन सिटी एक टाइम पर कोई टेम्पल हो क्या सकता है। एक्चुअली में मैं लिख डालता हूँ, यही हुआ। वेस्टमिनिस्टर एबी भी एक हिंदू टेम्पल थी, ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। PNO ने एक्चुअली में यही सब चीज़ें लिखी थी अपनी पैम्फलेट्स। अगर ये चीज़ें सुनने में थोड़ी अजीबोगरीब लग रही है, इससे भी ज़्यादा अजीबोगरीब चीज़ें लिखी थी उन्होंने एक पैम्फलेट लिखा था क्रिश्चियनिटी के ऊपर। उन्होंने कहा था क्रिश्चियनिटी एक्चुअली में क्रिश्चियन नीति, उनके हिसाब से जीसस एक्चुअली में इंडिया में आए थे जब वो 13 से 30 साल की उम्र के बीच में थे और वो क्रिश्चियन नीति सीख कर गए थे। तो जो पूरा क्रिश्चियनिटी धर्म है वो हिंदुइज्म से इंस्पायर्ड। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा था कि इस्लाम और जूडाइज्म धर्म की हिंदुइज्म से ही निकल कर आए। आप पूछोगे कैसे? उन्होंने कहा कि वो कैसे भाई? सुनने में ब्रह्मा जैसा था, इब्राहिम की बीवी सारा सरस्वती होंगी, मोसेस महेश होंगे यानी शिव। इनफैक्ट इनके अकॉर्डिंग पूरी दुनिया पर राज किया जाता था एक एशियन हिंदू एम्पायर के ऊपर। तो ताजमहल के टॉपिक पर वापस आए तो ये पहली बार PNO की थे जिन्होंने ताजमहल के ऊपर ये कंस्पिरेसी बनाई। इनकी राय में कोई भी मॉन्यूमेंट बनाया ही नहीं मुगलों। पहले तो PNO का कहना था कि ताजमहल एक एशियन हिंदुइज्म का एक वंडर है जो बहुत पुराने ज़माने में बना है, लेकिन फिर हिस्टोरियंस ने कहा कि 4th सेंचुरी से पहले की जो बिल्डिंग्स हैं इंडिया में, अगर वो रॉक कट है तो सर्वाइव कर पाई है, लेकिन उसके अलावा कोई बिल्डिंग सर्वाइव ही नहीं कर पाई, तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। ताजमहल एक्चुअली में 1600 में बना। ये सुनकर ओक ने अपने क्लेम को रिवाइज कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि एक्चुअली में इसे साल 1155 में बनाया गया था राजा परमरी देव के द्वारा, उन राजा देव के चीफ मिनिस्टर के द्वारा। जब खुद के घर का इतिहास हो तो 2 मिनट भी नहीं लगते उसे बदलने को। अच्छा, फिर साल 1989 में इन्होंने एक और पैम्फलेट लिखा था जिसका टाइटल था ताजमहल। अपने ही पैम्फलेट के बेसिस पर इन्होंने कोर्ट में एक PIL फाइल करी साल 2000 में, कहते हुए कि अब हमें सच जानना पड़ेगा क्या है। इंटरेस्टिंगली इन्होंने कोर्ट में वो बात डिसाइड करी थी कि शाहजहां ने राजा जयसिंह की हवेली को एक्वायर किया। तो एक लाइन इन्होंने एक्चुअल हिस्ट्री से निकाली और बाकी की हिस्ट्री इन्होंने अपने दिमाग से, अपनी इमेजिनेशन से क्रिएट कर। सच बताऊं तो PNO एक बहुत ही अच्छे सुपरहिट फिक्शन राइटर बन सकते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों वो अपने आप को हमेशा एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड हिस्टोरियन करके पुकारते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी पिटीशन को डिसमिस किया था, ये कहते हुए कि वो मिसकंसीव्ड है, और मजाक भी उड़ाकर सुप्रीम कोर्ट ने उनका कहते हुए कि कोई मधुमक्खी ने इन्हें काट लिया ऐसा लगता है। फिर आते हैं हम साल 2010, व्हाट्सएप की शुरुआत होती है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की शुरुआत होती है, और PNO की ये जो
बनावटी कहानियां थी ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की थ्योरीज बन जाती हैं। यही फिक्शनल कहानियां बार बार फॉरवर्ड होकर लोगों तक पहुंचती हैं। लोग यकीन कर बैठते हैं कि ये सच्ची कहानियां हैं और फिर से कोर्ट में हमारे फ्रेश पिटीशंस जाती हैं। हमारे कोर्ट्स का टाइम वेस्ट होता है। इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के इतने सारे फॉरवर्ड कर करके पीएन ओक ने साल 1155 की बात करी, लेकिन जो अभी लेटेस्ट पिटीशन थी कोर्ट में फाइल करी गई तो उन्होंने कहा था कि इसे साल 1212 में बनाया गया। याचिका में ताजमहल के इतिहास को लेकर भी बात कही गई, जिसके मुताबिक राजा परमर्दी देव ने साल 1212 में तेजो महालय मंदिर का निर्माण करा। लेकिन क्या फर्क पड़ता है, यही फर्जी थ्योरीज आज के दिन टीवी पर डिबेट्स का इतना बड़ा मुद्दा बन जाता है। और टीवी पर लोग डिबेट तो ऐसे करते हैं कि जैसे मतलब यहाँ पर एक बहुत बड़ी मिस्ट्री हो, हमें सच अभी तक पता नहीं है क्या है, क्योंकि सारी सच्चाई बार बार दोहराई जाती है। एक और बहुत ही फेमस क्लेम उठाया जाता है शाहजहां के बारे में कि शाहजहां ने अपने मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे ताजमहल। भाई ये क्लेम तो हमें भी पढ़ाया गया है, बल्कि मुझे तो आज ही इसकी टोन से लग रहा है कि अभी इन्होंने ये मिथ जो है ये बस्ट कर देनी है। मुझे नहीं पता कि ये मिथ है, लेकिन मुझे तो अभी तक यही पता था कि शाहजहां ने जब ताजमहल बनवाया था तो उसके बाद जो जितने मज़दूर थे उनके हाथ कटवा दिए थे ताकि वो आइंदा कभी इस तरह की कोई चीज़ बना ना सकें। तो ये तो मेरे ख़्याल से कि हमारी हिस्ट्री बुक्स में भी था और हमें जिन टीचर्स ने पढ़ाया है, जो भी हमने सुना आज तक वो यही था। तो मुझे तो आज तक ये भी नहीं पता था कि ये मिथ है, क्योंकि कभी मैंने इसके पीछे ज़्यादा जानने की कोशिश नहीं की, लेकिन मैंने अंदाज़ा लगाया कि प्रॉब्ली हो सकता है ठीक हो या प्रॉब्ली कुछ एग्जैजरेटेड बात होगी, क्योंकि उस ज़माने में इसी तरह होता था, मतलब क्रूअल होते थे बादशाह वगैरह। कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती थी, ठीक है, प्रोटेस्ट नहीं होते थे जिस तरह आज हो जाते हैं ना लिबर्टी चौक के ऊपर, तो इस तरह कोई फ़्लो नहीं होता था। तो मैंने ज़ूम किया कि प्रॉब्ली ये बात सच्ची होगी, तो अभी देखते हैं कि क्या बताता है वो है हमें। महल के बनने के बाद ताकि वो ताजमहल जैसा कोई और मॉन्यूमेंट ना बना। हमारे इंडियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ने भी इस क्लेम को पिछले साल रिपीट किया था, ये कहते हुए आगरा में ताजमहल का निर्माण हुआ और जिन कारीगरों ने निर्माण किया उनके हाथ काट दिए गए, लेकिन विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण करने वाले कारीगर और बेलदारों का फूल बरसाकर स्वागत करके एक नए आयाम को इस देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिया। इस क्लेम के बारे में अगर आप थोड़ा लॉजिकली सोचने की कोशिश करोगे तो आपके मन में भी सवाल उठेगा कि ये पॉसिबल कैसे हो सकता है। ये 20,000 वर्कर्स जिन्होंने ताजमहल बनाया, क्या एक ही दिन में सबके हाथ एक साथ काट दिए गए? यार मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, मैंने ये सोचा था, लेकिन मैंने ये सोचा कि एग्जैजरेटेड बात होगी, शायद कोई ख़ास कोई वो चीज़ बनाने के कमरे, कोई ख़ास कमरा बनवाया हो या कोई ख़ास मीनार जिन्होंने बनाया उनके हाथ कटवा दिए हों या कोई इस तरह का सीन, ठीक है। तो मतलब कॉम्प्लेक्स हो गया यार मुझे ये देख के। अच्छा सॉरी, चलो आगे देखते हैं। अगर नहीं तो क्या सबको एक एक करके बुलाया गया कि आओ नेक्स्ट बारी आपके हाथ कट रहे हैं, सबको लाइन में खड़ा किया गया? एक दिन में तो पॉसिबल हो नहीं सकता 20,000 लोगों के हाथ का। यार जितने भी दिन लगें, शाहजहां बादशाह को क्या प्रॉब्लम, मुग़ल बादशाह है वो पूरे के पूरे इंडिया का। उधर फ़िरौन भी तो यही करता होता था, लेकिन खैर फ़िरौन बहुत हज़ार साल पुरानी बात है, कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन खैर जो भी है यार, देखो कितना गलत पढ़ाया हुआ है हमें, बेवकूफ़ बनाया हुआ है। काटना तो वही आ जाओ, थर्सडे है, थर्सडे के दिन इन मजदूरों के हाथ कटेंगे। वो वाला मजदूर उसकी बारी सैटरडे को आएगी, उसके हाथ हम सैटरडे को काटेंगे। अगर ऐसे होता तो कोई मजदूर क्या अपना लाइन में खड़े होकर वेट करता कि मेरे हाथ कटने जा रहे हैं सैटरडे तक, मैं रुक कर लाइन में खड़े होता हूँ? उनको बांध के भी तो कर सकते हैं जानी। अब ऑब्वियसली अगर हिस्टोरिकली देखा जाए तो इस चीज़ का जीरो एविडेंस है कि ये चीज़ सच थी। अगर ये चीज़ सच होती तो आर्कियोलॉजिकली हमें स्केलेटन्स मिलते हाथों के, कहीं ना किसी एक किताब में तो इसका मेंशन किया जाता, किसी ना किसी कोर्ट हिस्टोरियंस के द्वारा तो इसका मेंशन किया जाता। कई ट्रैवलर्स आए थे वहाँ पर उस जमाने में, ये बात सही है, वो अपनी किताबें लिखते थे, किसी ना किसी एक किताब में तो कहीं ना कहीं कुछ मेंशन होता, लेकिन कुछ भी मेंशन नहीं। इनफैक्ट एविडेंस जो है हमारे पास वो इसका बिल्कुल उल्टा है।
शाहजहां ने एक बड़ी सेटलमेंट बनाई थी ताजगंज करके, जो कि आज के दिन तक एग्जिस्ट करती है। हजारों मेसन्स, आर्टिसंस और अलग अलग मजदूर वहां पर असेंबल हुए थे एम्पायर के अलग अलग हिस्सों से, साथ में मिलकर काम करने के मजदूर वहां पर। The story contrasts with available evidence in a vast settlement called Tajganj that still exists today. It was set up by Emperor Shah Jahan to house the thousands of masons, artisans and workers from the distant parts of his empire. Busting the Taj fake news. The hands of Taj were being cut off. तो ये इसमें बता रहे हैं कि ये मिथ है। इनफैक्ट शाहजहां ने एक और चीज़ बनवाई थी, हाँ, एक सेटलमेंट उसने क्रिएट करवा दी थी जिसका नाम था ताजगंज, जिधर सारे जो दूर से इधर उधर से आए हुए थे दूसरे ममालिक से, मतलब दूसरी इलाकों से, उनको वहाँ पे ठहराने के लिए आई गेस असेंबल हुए थे एम्पायर के अलग अलग हिस्सों से, साथ में मिलकर काम करने के लिए। और मजदूरों के जो डिसेंडेंट्स हुए, आने वाली पीढ़ियाँ हुई, वो भी आज के दिन तक उसी जगह पर काम करती हैं और अपनी फोर फादर्स की स्किल को प्रैक्टिस करती हैं। एक्चुअली में हुआ क्या था कि ताजमहल बनाने के बाद शाहजहां के मजदूरों ने एक पूरा का पूरा नया इंटीरियर शहर बनाया जिसका नाम था शाहजहानाबाद। तो थोड़ा लॉजिकली सोचकर देखो, ताजमहल, रेड फोर्ट, जामा मस्जिद, ये सब अराउंड द सेम टाइम बने हैं। अगर उन मजदूरों के हाथ काट दिए जाते तो ये सब इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें फिर से कैसे बना पाता। शाहजहां के पीरियड को एक्चुअली में माना जाता है मुगल आर्किटेक्चर का गोल्डन पीरियड, और जितना भी पॉसिबल हो पाया शाहजहां ने अपने मजदूरों को आदर दी। आज के दिन बहुत से लोगों के लिए ताजमहल एक सिंबल ऑफ लव है। शकील जैसे पोइट्स ने इसके बारे में लिखा है, कहते हुए एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी। दूसरी तरफ लेजेंडरी पोइट्स जैसे कि सईद उद्यानवी ने लिखा है, एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर अब गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजा। बात इनमें से कोई भी सच हो, लेकिन आज के दिन ये डिनाई नहीं किया जा सकता कि ताजमहल एक आर्किटेक्चर मार्बल है, दुनिया का वन ऑफ द ऑफिशियल 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड है और एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शंस, जिसको देखने के लिए दुनिया भर से लोग इंडिया आते हैं। इसमें ना प्राउड होने की कोई बात ही नहीं है, सही मायनों में ये इंडिया की शान है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, बाकी और हिस्ट्री वीडियोस भी आप इस प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और अगली बार अगर आप किसी को सुने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने फैमिली मेम्बर्स में, अपने दोस्तों में ताजमहल के बारे में झूठी अफवाहें फैलाते हुए, तो ये वीडियो ज़रूर उनके साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। फिट वीडियो थी, लड़के दिमाग ही खोल दिया, मतलब कि कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। खैर यार, पता नहीं क्यों लोग इस तरह की मिथ्स जो हैं उनको या रूमर्स को जो है वो चढ़ावा देते हैं, बढ़ावा देते हैं। प्रॉब्ली इस तरह की मिथ्स जो हैं वो हो सकता है कि चीज़ को रोमांटिसाइज़ करने के लिए, देखें ना, एक बड़ी लगता था कि बहुत एक ट्रैजिक रोमांटिसिज्म है शाहजहां का कि उसने अपनी लेट बीवी के लिए इतनी हैवी बिल्डिंग बनवाई, उसके बाद इतने लोगों के हाथ कटवा दिए। तो वो एक बड़ी मतलब कि याद रह जाने वाली बात थी। तो कुछ इस तरह से एग्जैजरेट करते हैं हिस्ट्री को और कुछ रूमर्स ऐड कर के प्रॉब्ली। लेकिन यार अच्छी बात है, अच्छी वीडियो थी, मेरा दिमाग खुला, मुझे समझ आई। और हम सबको जो है वो मतलब टिकटॉक की बजाय इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखनी चाहिए, अपना दिमाग खोलना चाहिए। लोग कहते हैं इन्फॉर्मेशन लेके क्या करना है दाएं बाएं की, सही है यार, मतलब ले लो इन्फॉर्मेशन, दिमाग ही खुलता है। और तो इतना दिमाग, कुछ लोग कहते हैं कि भाई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं तो क्लॉग हो जाता है माइंड। तो यार थोड़ा ट्रेन कर लो माइंड को, जो इन्फॉर्मेशन रखने वाली है उसको याद रखो, जो निकालने वाली है उसको निकाल दो, क्रक्स याद रखो। अब इतनी सारी डेट्स और इतने सारे नाम इसने बताए हैं, मुझे नहीं याद है, मुझे क्रक्स समझ आई है और इसको मैंने याद कर लिया, समझ लिया कि यार ताजमहल का क्या सीन है। एविडेंस जो है वो बताता है कि ये 1600s में बना था और ये वो, ठीक है। और इसके पीछे बहुत सारी मिथ्स हैं और उन लोगों जिन्होंने ये प्लीज़ की हुई हैं स्पेशली इनिशली, उनकी बहुत ही मतलब है कि झूठी एक तरह से परसेप्शन थी हिस्ट्री के बारे में। तो ये सारी जिस्ट जो है इस वीडियो से मुझे आज पता लगी है, मैं एजुकेट हुआ हूँ। और अगर
मुझे नज़र आए या मैं देखूं कि कोई इस बारे में एजुकेटेड नहीं है और वो गलत बिलीव्स या परसेप्शंस लेके चल रहा है, तो उसको मैं मतलब एजुकेट भी कर सकता हूँ, अवेयर कर सकता हूँ। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम हिस्ट्री को लेके हम लड़ते हैं अभी तक हिस्टोरिकल बातों के ऊपर। आइडियोलॉजीज़ जो हैं वो हिस्टोरिकल इवेंट्स के ऊपर जो है ना बेस्ड होती है, और उससे वो फिर आइडियोलॉजिकल वॉर्स होती हैं। वो जनरेशन्स, फिर अगली जनरेशन्स जिनकी मेन दुश्मनी भी नहीं होती या मेन कोई रोल भी नहीं होता उस चीज़ में, लेकिन बस वो फंस जाते हैं और सब अपने अपने तरीके से हिस्ट्री परसीव करते हैं, ना कि ये सोच के कि हमें कुछ नहीं पता, वी नो नथिंग एंड वी शुड कीप ऑन फाइंडिंग एंड एक्सप्लोरिंग। और बेसिकली हमें वी शुड कीप लर्निंग एंड वी शुड वॉच वीडियोज़ एंड वी शुड रीड एंड लिसन टू पॉडकास्ट, बेसिकली कंज्यूम कंटेंट दैट इज़ मतलब बेनिफिशियल फॉर अस समहाउ, ठीक है। और जनरल नॉलेज लेने से कोई वो मतलब कि कोई नुकसान नहीं होता। और अब तो इंटरनेट है, आप यू कैन एक्चुअली चूज़ कि मुझे इस बारे में जनरल नॉलेज चाहिए, सो इट्स अ ग्रेट एरा टू लर्न एंड वी शुड लर्न, ठीक है। तो इसी के साथ अब हम चलते हैं, फिर मिलेंगे कल या नेक्स्ट वीडियो में जब भी। और खैर अगर आप चाहते हैं कि मैं और रिएक्शंस करूं इसी तरह की वीडियोस पे, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ओके भाई, मिलते हैं फिर।